Hello, good morning to everyone present here. सभी को सुप्रभात. Dear students, I, Dr. Neelam Sethi, welcome you all to the EFM group on behalf of Dr. Bhimrao Ambedkar Government PG College, Nimbahera. मैं सभी विद्यार्थियों का इस EFM ग्रुप में स्वागत करती हूँ अपने कॉलेज की तरफ से. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि EFM ग्रुप में दो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में, जिनके बारे में मैंने ग्रुप में पहले ही मैसेज कर दिया था. वो दो सब्जेक्ट्स हैं मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है उसी के अंदर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया. फ़िलहाल के लिए मैं मनी टॉपिक को आज सेलेक्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने पीपीटी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, इन विच आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स कम डायरेक्टली टू दी पॉइंट कि व्हाट इज़ मनी, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. अब अगर एक बेसिक सवाल मैं आप सबसे पूछूं कि मनी क्या है, तो हम सबको पता तो है बट हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते, हम उसका मीनिंग नहीं दे पाते. इसलिए हमें शुरुआत करनी है मनी को समझने से. और मनी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मनी का क्रिएशन समझना, मनी कैसे डेवलप हुई. तो कहते हैं मनी के डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय हम देते हैं बार्टर सिस्टम को. ये आप सब लोगों ने पहले सुना हुआ है. बार्टर सिस्टम क्या था? एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को हम एक्सचेंज करते थे. इसे नॉर्मल हिंदी में हम कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली. ये आप लोगों ने अपनी सोशल साइंस में 9th-10th में पढ़ा हुआ है. कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण मनी इवॉल्व होके आज फाइनल रूप में हमारे पास आई है. बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस एक इंट्रोडक्टरी लाइन हमें पता होनी चाहिए कि मनी के एवोल्यूशन का क्रेडिट हम बार्टर सिस्टम को देते हैं. नाउ लेट्स कम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास हर जो भी स्टेटमेंट आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास अवेलेबल होगा. सो लेट्स हैव अ रीडिंग. इन एन इकोनॉमी मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल इन पेमेंट फॉर गुड्स, सर्विसेज और सेटलमेंट ऑफ डेब्ट. किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है मुद्रा, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान होता है और ऋण को चुकाया जाता है. यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय का माध्यम. मनी एक माध्यम है जिसके द्वारा विनिमय या एक्सचेंज होता है. किसी गुड को खरीदना हो तो पैसे देने होते हैं, किसी को बेचना हो तो पैसे रिसीव करने होते हैं. इसी के थ्रू आप वस्तुएं, गुड्स, सेवाएं, सर्विसेज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, अपने कुछ ऋण, कुछ डेब्ट्स को, आपके कोई उधार को आप पे ऑफ कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज डेफिनेशन से पहले स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ मनी. मुद्रा की उत्पत्ति के चरण. अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली डायरेक्ट सिलेबस का पॉइंट नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपके आंसर्स के लिखने के लिए. सो इसकी स्टेजेस 5 हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं. आई जस्ट टेक अ मिनट विद एवरी स्टेज. सबसे पहले है एनिमल मनी, मतलब पशुओं को धन की तरह ट्रीट करना. बहुत साल पहले जाना पड़ेगा, जब इमेजिन करिए पैसा नहीं था, तो लोगों के पास कैटल, बफेलोज, काउस, जो भी होती थी, इन्हीं के थ्रू वो कुछ खरीदते थे और बेचते थे. उसे कहते थे पशुधन या एनिमल मनी. उसके थोड़ा सा आगे धीरे धीरे करके जब डेवलपमेंट हुआ तो आया वस्तुधन, कमोडिटी मनी, मतलब गोल्ड और सिल्वर की बात हो रही है, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे शुरू हो गया था, जिन्हें हम अशर्फियाँ भी कहते थे. उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के, इन्हीं में एक्सचेंज या खरीदना और बेचना चलता था. थर्ड लेवल आया कॉइनेज. थर्ड स्टेज से हम कह सकते हैं कि हमारे आज के तारीख में जो मनी है वो शुरू होती है. सिक्के हम सभी ने देखे हुए हैं, धातु. फिर उसके बाद आया पेपर मनी, हमारी कागजी मुद्रा, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं करेंसी, नोट. कॉइन्स, नोट्स, ये तो आप कह सकते हैं पुरानी बात हो गई है. आज का ज़माना क्या है? बैंक मनी. बैंक मनी में बहुत सारे फीचर्स ऐड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऐड होते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये प्लास्टिक मनी कहलाते हैं. कुछ ऑथर प्लास्टिक मनी को एक स्टेज बोलते हैं, बट वो बैंक मनी के अंदर ही आता है क्योंकि ये सारे कार्ड्स बैंक से कनेक्ट होते हैं. इसके अलावा आपका गूगल पे, पेपैल, पेटीएम,
भीम ऐप, ये सारे क्या है, वन अकाउंट टू वन अदर अकाउंट अमाउंट ट्रांजैक्शंस, वो बैंक मनी के अंदर आते हैं। सो ऑल इन ऑल थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज आज चलती है, जिसमें फिफ्थ स्टेज धीरे धीरे करके बहुत फेमस होती जा रही है। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मुद्रा की कुछ विशेषताएं। वैसे तो मुद्रा की विशेषताएं बहुत हैं, बट हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसिक कुछ। अब आप अगर देखेंगे तो एक एक करके आपकी स्क्रीन पे पहली विशेषता आ रही है ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन। पैसा टिकाऊ हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे? पैसे को बार बार यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आज मुझे किसी ने 10 रुपये का सिक्का दिया, ऑफ कोर्स नकली नहीं होना चाहिए, तो उस सिक्के को हम क्या करते हैं, मैं कुछ और खरीदूंगी, वो किसी और के पास जाएगा, वहाँ से वो कहीं और जाएगा, तो साइकिल रोटेट होती रहेगी। पेपर करेंसी में भी यही होता है, बट ऑफ कोर्स पेपर करेंसी में थोड़ा सा नोट फट जाता है, तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन पैसा ड्यूरेबल तो है जब तक कि गवर्नमेंट उस करेंसी को बैन नहीं कर देती। जैसे अब 500 रुपये के पुराने नोट और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए हैं, उसके अलावा वो टिकाऊ रहेगा, वो ड्यूरेबल रहेगा। नेक्स्ट फीचर आपका आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ से वहाँ जाना। क्या पैसा यहाँ से वहाँ जा सकता है? ऑफ कोर्स। आज मैं यहाँ बैठे हुए देश के क्या वर्ल्ड के किसी भी कोने में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँचता है। थर्ड फीचर है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। पैसे को टुकड़ों में बांटा जा सकता है, आपको नोट को फाड़ना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक 2000 का नोट लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं एंड लेट्स से आप 300 रुपये का पेट्रोल भराते हैं, तो पेट्रोल पंप वाला आपको बाकी अमाउंट 1700 जो बचे वो देगा ही देगा। मतलब आप पैसों को बांट सकते हैं, उसको छोटे डिनोमिनेशन में बांट सकते हैं, उसे डिविजिबिलिटी फीचर कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी समानता। समानता का मतलब ये है कि 100 रुपये मेरे पास हैं, 100 रुपये किसी और के पास हैं, तो वो दोनों 100 रुपये एक ही वैल्यू रखते हैं। अगर मैं 100 रुपये में आज अगर एक बहुत ही अच्छा पेन खरीद पा रही हूँ, तो सामने वाला भी उतने में ही खरीद पाएगा, उसमें और मेरे में कोई भेदभाव नहीं होगा, उसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड सप्लाई, सीमित आपूर्ति। पैसा सबके पास सीमित ही होता है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड हो जाएगा तो पैसे की कदर ही खत्म हो जाएगी। हम सबको हमेशा लगता है कि पैसा कम ही हम लोगों के पास अवेलेबल होता है, इसीलिए हमारे लिए उसकी वैल्यू बहुत होती है। एंड द लास्ट फीचर एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता। पैसे को स्वीकृति मिली है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कभी करेंसी नोट पे ध्यान से देखिएगा, एक लैंग्वेज लिखी होती है, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज़। इसका मतलब गवर्नर ने, आरबीआई गवर्नर ने उस करेंसी नोट को एक्सेप्टेंस दी है, स्वीकार्यता दी है, और इंडिया में कोई भी बिजनेसमैन उस नोट को स्वीकार करने में मनाही नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन ऑफ मनी मतलब मुद्रा को परिभाषित किया गया है। मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा का अर्थ दो अलग चीज़ें होती हैं। अर्थ या मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप अपनी भाषा में समझा सकते हो या किसी लेखक की भाषा में, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है, परिभाषा की आती है, तो वो आपके शब्द नहीं होते, वो किसी लेखक के या किसी ऑथर के खुद के वर्ड्स होते हैं जो उसने कहीं बुक पे कोट किए होते हैं। डेफिनेशन को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, लीगल, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड फंक्शनल। इन तीनों को हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और एक एक ऑथर की डेफिनेशन तीनों के अंदर देखेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट, लीगल डेफिनेशन। लीगली मतलब लॉ के हिसाब से। यहाँ पे सबसे इजी डेफिनेशन मैंने ली है प्रोफेसर नाट की। उनके अकॉर्डिंगली कुछ भी चीज़ जिसे स्टेट मतलब गवर्नमेंट मनी डिक्लेयर कर देती है तो वो मनी बन जाती है। हिंदी में इसका अर्थ है कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए वो मुद्रा है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, कानून वैधानिक तौर पे इस चीज़ को मुद्रा बोला गया, ये मुद्रा बन जाएगी। जैसे उस पेपर के नोट पे गवर्नर ने उसको मुद्रा का स्टैम्प दे दिया, तो वरना वो है क्या, एक कागज़ का टुकड़ा, लेकिन जैसे ही उस पर गवर्नर ऑफ आरबीआई ने छाप लगा दी कि ये है, तो उसकी वैल्यू उसी के बराबर हो जाती है। अब इसी में हम ये सोचते हैं कि लीगल डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट ने जो मनी दी है उसको 2 स्टेटस में बांटा गया है। इसका मतलब ये है कि सारे पैसे बराबर का स्टेटस नहीं रखते। कॉइन्स और नोट्स में एक छोटा सा फ़र्क है और वो फ़र्क अब आप देख सकते हैं। पैसे को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है लीगल में, लिमिटेड लीगल मतलब सीमित, सीमित वैधानिक और असीमित वैधानिक। कहा यह जाता है कि सिक्के सीमित वैधानिक में आते हैं
क्योंकि आप किसी भी दुकान पे जाके अगर 5,000 4,000 का सामान खरीदे और उसे 10-10 के एक के सिक्के दे तो वो मना करेगा ही करेगा। इतने सिक्के कैसे संभाले। सिक्कों को कानून के अकॉर्डिंगली आप किसी भी दुकानदार को, किसी भी व्यवसायी को, टू एनी पर्सन यू कैन गिव अप टू वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज़। आप 1,000 रुपये तक के सिक्के ही दे सकते हो। हालांकि हमारे यहाँ के दुकानदार उतने भी नहीं लेते। और यहाँ पे अगर हम बात करें अनलिमिटेड की, उसमें आते हैं हमारे करेंसी नोट, जिसे कोई भी कितने भी अमाउंट तक मात्रा में लेने से मना नहीं कर सकता। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, नाम अपने आप में बता रहा है कि स्वीकृति। अगर मुद्रा को स्वीकार किया जा सकता है तो वो मुद्रा बन जा सकती है। हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। मनी इज वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब अगर किसी वस्तु के अंदर ये फीचर है कि उसे सामान्य तौर पर मुद्रा के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, वो मनी बन जाती है। इफ यू एक्सेप्ट दिस थिंग इट बिकम्स अ मनी, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट डजंट बिकम अ मनी। थर्ड ग्रुपिंग, फंक्शनल। दिस इज लाइक द मेन इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द थ्री। तीनों में से ये सबसे इंपॉर्टेंट काउंट अप होती है। यहाँ पे हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसमें एक सबसे इजी डेफिनेशन पहले मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव। हैव अ लुक। अकॉर्डिंग टू हार्टली विदर्स, मनी इज वॉट मनी डज। अजीब लग रहा है, अब हिंदी में भी देखी थी चीज़ को। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। दैट मीन्स कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु अगर मुद्रा के काम कर सकती है तो वो मुद्रा बन जाएगी। इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये डेफिनेशन दी गई है एले के अकॉर्डिंगली। मनी पासिस फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड। एक हाथ से दूसरे हाथ आराम से जा सकती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करती है, और उससे आप किसी चीज़ का भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फीचर्स आ गए। फ्रीली पासिंग मतलब स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होना, विनिमय का साधन, और इसी के थ्रू अंतिम भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, वो है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मनी मतलब मुद्रा के कार्य। अगर आप मुद्रा के कार्यों का ये चार्ट देखें तो फंक्शंस को 3 भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट। इसमें आते हैं हम सबसे पहले प्राइमरी पे। प्राइमरी में 2 फंक्शंस आते हैं। इनमें से एक मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मुद्रा के थ्रू, मुद्रा के द्वारा आप सेल परचेज, खरीदना और बेचना कर सकते हैं। अब दूसरे फीचर की बात करते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, कोई मुझसे पूछे इस पेन की क्या कीमत है, मैं बोलूँगी 10 रुपये। कोई दूसरा इंसान आके पूछेगा तब भी मैं 10 रुपये बोलूँगी। मतलब ये है कि पेन की वैल्यू 10 रुपीज़ की 10 रुपीज़ ही रहेगी, वो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए बदलेगी नहीं। अब पैसा भूल जाइए, पैसा है ही नहीं। अब बार्टर सिस्टम पे आइए। तो बार्टर सिस्टम के टाइम पे अगर कोई मुझसे पेन खरीदने आए तो मुझे ये देखना पड़ेगा उस इंसान के पास क्या है। लेट्स से अगर वो इंसान रजिस्टर बेचता है तो मैं बोलूँगी पतला वाला रजिस्टर। अगर वही इंसान, आप कुछ और बोलिए, कपड़े बेचता है तो आप बोलेंगे वो कॉटन वाली टी शर्ट। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप पेन के लिए क्या रेट है, क्योंकि रेट तो कुछ होता ही नहीं है, जो सामने वाले के पास है आपको उसी चीज़ में उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। लेकिन पैसे के या मनी के आने के बाद ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व। अब पेन 10 रुपीज़ का एक इंसान के लिए भी है, दूसरे इंसान के लिए। दैट मीन्स एवरी कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वस्तु को हम मुद्रा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गए आपके प्राइमरी फंक्शन। आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस लिए हैं, बहुत बेसिक है, एक एक मिनट लेंगे और इनको समझेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम पे आइए। आपने क्या किया, आपने किसी इंसान से गेहूं खरीदा। लेट्स से साइड बाय साइड आपको चावल बेचना पड़ गया। अब जो गेहूं खरीदा उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है चावल बेच के गेहूं खरीदा तो एक कमोडिटी गई, दूसरी आ गई। लेकिन अगर मैं आज की तारीख में बोलूँ मैंने चावल बेचे, मुझे पैसे मिल गए, पैसे को स्टोर करना आसान है। कहाँ पे? बैंक में, प्रॉपर बैंक में, घर में पिगी बैंक में, तो पैसा आराम से स्टोर हो सकता है। दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। एक जगह से दूसरी जगह पैसा बैंकों के द्वारा, या पुराने ज़माने की बात करें तो मनी ऑर्डर के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता था। तीसरा फीचर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का आधार। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने बार्टर सिस्टम की दुनिया में चले, मैंने किसी से 4 महीने के लिए गाय ली, और उस 4 महीने के बाद मैंने उसे ये बोला था कि गाय के साथ साथ मैं तुम्हें एक बोरी गेहूं भी दे दूंगा एज अ इंटरेस्ट, लोन की तरह समझिए।
अब हुआ ये, इस 4 महीने के अंदर उस गाय की टांग टूट गई, तो जिसकी वो गाय थी क्या उस गाय को एक्सेप्ट करेगा? नहीं। दूसरी गाय हम ला नहीं पा रहे। अब इसी में अब आ जाते हैं आज की सिचुएशन में। आपने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए, आप 3 महीने बाद उसे इंटरेस्ट के साथ दे रहे हो। अब वो 50,000 रुपये खो भी जाए तो आप दूसरे ला सकते हो। दैट मीन्स आपकी जो मनी है वो बाद में भी पे हो सकती है, लेकिन कमोडिटीज़ को वापस पे करने में एक रिस्क होता है कि वो कमोडिटी बचेगी, उस कंडीशन में रहेगी या नहीं रहेगी। तो यहाँ खत्म हुआ आपका प्राइमरी, सेकेंडरी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, कंटिंजेंट। अभी कंटिंजेंट फंक्शंस क्या होते हैं? यहाँ पे मुद्रा का रोल, मनी का रोल डायरेक्ट नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट आ रहा है। ये किसी ना किसी तरह हमारी नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं। राष्ट्रीय आय, इंडिया की, अमेरिका की, जापान की, चाइना की इनकम कितनी है? पैसों में ही तो बताई जाती है। बेसिस ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंकों की, कहते हैं पैसे से पैसा बनता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं खाली वन लाइनर इनके बारे में आपको बता रही हूँ। थर्ड है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट बजट टॉपिक में आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाएं और सरकार की आय कम है, इफ़ द एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन दी रेवेन्यू और द रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उस केस में जो गैप है, जो कमी है, उसे पूरा करने के लिए जो पैसा अरेंज किया जाता है उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो उस कमी को पूरा भी तो पैसा ही करता है, तो पैसे का फिर एक फंक्शन आ गया। एंड द फोर्थ वन इज पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को पैसा नापता है कि इकोनॉमी में कितनी तरक्की हुई है, वो जीडीपी में बताई जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और जीडीपी किस टर्म्स में बताते हैं हम? मनी के टर्म्स में, रुपीस के टर्म में। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन चारों के बारे में हम और डिटेल आने वाली कुछ स्लाइड्स में लेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, ये हमने डिवीजन किया था फंक्शंस का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट। आप एक और तरीके से डिवीजन कर सकते हैं जो कि है स्टैटिक और डायनामिक। इसमें फंक्शंस वही आते हैं बट ऊपर का नाम बदल जाता है। स्टैटिक और डायनामिक दो नाम होते हैं। स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट, समान, जो पहले था वही आज है। डायनामिक का मतलब बदलाव, चेंजेस। तो आपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, वो सारे आते हैं स्टैटिक, मतलब मुद्रा उसमें उतनी की उतनी ही रहती है। लेकिन आपने जो कंटिंजेंट पढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बेसिस ऑफ क्रेडिट, वहाँ पे चेंजेस आते हैं, हमारी इकोनॉमी को बूम मिलता है, तो वो सारे आते हैं हमारे डायनेमिक फंक्शंस के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी वीडियो से रिलेटेड PDF आपके ग्रुप में बहुत ही जल्दी शेयर हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।